नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेखक है प्रदीप तिवारी जी। तो यह चैप्टर लिखा गया है प्रदीप तिवारी जी द्वारा और इसमें जैसे कि आप पाठ का नाम देख रहे हैं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो क्या कुछ बताया गया है इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सिनेमा की बात की गई है कि जो हमारा सिनेमा जगत है, यानी कि जो हमारा ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड, यानी कि जब से ये शुरुआत हुई सिनेमा की, जब से एक सवाक फिल्में यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कोई भी पिक्चर बनाई जाती थी शुरुआत में, जब टीवी का डिस्कवर हुई, टीवी बनी, उसके बाद जब धीरे धीरे उसमें सीरियल्स या इस तरह से नाटक या मूवीज आने लगी, तो पहले उनमें साउंड नहीं हुआ करता था, आवाज नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस तरह से सबसे पहले जो सवाक फिल्म, जो सबसे पहली बोलती फिल्म आई, उसके बाद इस एक तरह से फिल्म जगत में कहें तो एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आया भारतीय सिनेमा जगत में। देखिए, पाठ का परिचय यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा चैप्टर प्रदीप तिवारी जी हैं। इसके लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें सिनेमा जगत में आए हुए बदलावों, यानी कि जो भी परिवर्तन सिनेमा जगत में आए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो जब जब से टीवी की शुरुआत हुई, जब से सिनेमा की शुरुआत हुई, उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी सीरियल्स, जो भी नाटक, जो भी मूवीज होती थी, वो मूक होती थी, यानी कि उसमें आवाज नहीं होती थी। तो उसके बाद उसके बाद किस किस तरह से जो परिवर्तन आए, किस किस तरह से बदलाव आए, उनको पूरी तरह से बहुत उनका खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पाठ में इस चीज को बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि मूक फिल्मों, यानी कि मूक फिल्मों की अपार सफलता के बाद, क्योंकि नया नया टीवी था, फिल्में बहुत ज्यादा चल रही थी, और उनकी अपार सफलता के बाद कैसे और कितने सिनेमा जगत में सवाक फिल्में, सवाक यानी कि आवाज वाली, मूक फिल्में यानी कि जिनमें आवाज नहीं होती है, सवाक यानी कि जिनमें आवाज होती है, तो सवाक फिल्में बनाने की शुरुआत की और कैसे भारतीय सिनेमा जगत का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। कैसे भारतीय सिनेमा का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए हुए महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित किया गया है और सबसे मेन जो तारीख है वो है 14 मार्च 1931 की। 14 मार्च 1931, जब सबसे पहली बोलने वाली फिल्म, सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा को प्रदर्शित किया गया, यानी कि आलम आरा रिलीज हुई। और उससे पहले सारी जितनी भी फिल्में बनती थी वो मूक बनती थी, यानी कि बिना आवाज के बनती थी। तो 14 मार्च 1931 तारीख बिल्कुल याद रखिए, 14 मार्च 1931 को पहली बार रिलीज हुई सवाक फिल्म आलम आरा, यानी कि जिसका सवाक फिल्म यानी कि बोलती फिल्म। उससे पहले की जितनी भी मूवीज, जितने भी नाटक थे, जितने भी सीरियल्स थे, वो सब मूक थे। तो कैसे सिनेमा जगत में चेंजेस आए, कैसे कैसे सिनेमा जगत में बदलाव आए, कैसा रहा ये स्वर्णिम अध्याय, कैसे शुरू हुआ, इसको हम शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक भी है, क्योंकि काफी सारी चीजें ये पाठ आपको बताने वाला है यहाँ पर। तो इस पाठ का सार हम शुरू करते हैं, पाठ का सारांश हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत आपने देखा, आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दी गई है। तो इस पाठ की शुरुआत होती है कुछ पंक्तियों से।
देखिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे और तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इस पाठ की शुरुआत होती है कुछ खास पंक्तियों से। वो खास पंक्तियां क्या है? पाठ की जो शुरुआत होती है वो होती है कुछ खास पंक्तियों से, और वो खास पंक्तियां क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो खास पंक्तियां हैं, वे सभी सजीव हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं और 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो, बातें करते देखो, उनको बोलते और बातें करते देखो। ये कहाँ लगा हुआ था? जब पहली बार सवाक फिल्म रिलीज हुई, आलम आरा का जो पोस्टर रिलीज हुआ सबसे पहले, बोलती फिल्म जो थी सबसे पहली, उसका जो पोस्टर रिलीज हुआ, उस पोस्टर पर लिखी हुई ये पंक्तियां थी कि वे सभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते, उनको बातें करते देखो। यानी कि भारत में बनी पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा के प्रचार पोस्टरों के माध्यम से कुछ इस प्रकार किया गया था। यानी कि आलम आरा फिल्म का जो प्रचार था, प्रमोशन था, वो कुछ इस तरह से किया गया था ताकि लोगों को पता चल सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि अब जो फिल्म बनी है वो बोलने वाली फिल्म है। यानी कि वहां पर जो भी इंसान, यानी कि जो ये पूरी मूवी है, शायद इसमें 78 टोटल इंसान रहे होंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। यानी कि जो 78 लोग हैं उनको बोलते दिखाया गया है, उनको साफ साफ बातें करते दिखाया गया है। इस फिल्म के सभी कलाकारों ने पहली बार इस फिल्म के सभी कलाकारों को पहली बार लोगों ने बोलते और एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखा। यानी कि जितने भी कलाकार थे फिल्म के, जैसे कि फिल्म में टोटल कितने कलाकार हैं? 78 कलाकार हैं, तो सबको बोलते और बातें करते देखा। लेखक कहते हैं कि मार्च 1931, लेखक कहते हैं कि मार्च 1931 का दिन भारत के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था, एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था। क्यों था? क्योंकि इस दिन आलम आरा फिल्म को रिलीज किया गया था। देखिए भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन इसको माना जाता है सिनेमा जगत का, क्योंकि उसी दिन से एक नई शुरुआत हुई, उसी दिन से एक नया स्वर्णिम युग शुरू हुआ भारतीय सिनेमा जगत का। क्योंकि उस दिन पहली सवाक फिल्म, पहली बोलती फिल्म आलम आरा को रिलीज किया गया। इसी के साथ नई तकनीकी के बदौलत आवाज वाली फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। यानी कि अब जो भी इसके बाद की जितनी भी मूवीज बनी, इसके बाद की जितनी भी फिल्में बनी, सभी कैसी थी? सवाक थी, बोलने वाली थी। यानी कि एक नई टेक्निक्स का यहाँ पर प्रयोग हो चुका था सिनेमा जगत में, और वो टेक्निक्स थी साउंड। कैसे साउंड को मूवी में लाया जाए, कैसे साउंड को रिकॉर्ड किया जाए, कैसे साउंड को उस टाइम पे उस सीन के आधार पे दिखाया जाए। तो बिल्कुल नई तकनीक की बदौलत आवाज वाली फिल्मों का ये नया दौर शुरू हो चुका था। मगर उस समय भी मूक फिल्में खूब लोकप्रिय थी। देखिए कुछ भी नया आता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि क्योंकि उससे पहले के जो लोग थे, उससे पहले लोग मूक फिल्में देखने की आदत उनको हो चुकी थी। यानी कि उसके वो एक तरह से उसी के बिल्कुल उसी के आदत के वो हो गए थे, वही उनको अच्छा लगता था। तो ऐसा नहीं है कि सवाक फिल्में आई और लोगों ने मूक फिल्में देखना छोड़ दिया, क्योंकि लोग शौकीन थे, लोग पहले से देखते थे। देखिए कई बार होता है ना कि देखिए नई नई मूवीज तो आती रहती है, नई टेक्निक्स के साथ, नए हीरो के साथ, नए अभिनेता नई अभिनेत्री के साथ, लेकिन कई पुरानी फिल्में भी ऐसी होती हैं जो सदाबहार होती है, जो हमेशा
अगर टीवी पे 10 बार भी आ जाती है तो वो हम उसको 10 बार देख सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें देखना छोड़ दिया है। तो बिल्कुल यही हुआ उस समय भी, कि उस समय भी जो मूक फिल्में थी वो खूब लोकप्रिय थी, काफी लोकप्रिय थी सबाक फिल्मों के आने के बाद भी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी थी। ध्यान से सुनिएगा कि पहली बोलती फिल्म के जो फिल्मकार थे वो अर्देशिर एम ईरानी थे। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी। देखिए ये भी आपके प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए ध्यान, एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक समझना है कि कैसे आइडिया आया अर्देशिर एम ईरानी को भारत में बोलती फिल्म बनाने का। तो कैसे आइडिया आया कि अर्देशिर ने ठीक 2 वर्ष पहले 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी, और जिससे उन्हें बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें भारत में भी बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, और उन्होंने उसको किया। तो कुछ इस तरह का पोस्टर आलम आरा का उस समय पर लगाया गया था, दिखाया गया था। आलम आरा पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित फिल्म थी। देखिए कोई भी उस समय पर खास तौर पर, क्योंकि एक जो मूवी होती है वो खाली एक्टर एक्ट्रेस से नहीं बनती। हमें लगता है कि इस फिल्म का अभिनेता ये है तो ये मूवी पूरी इसी की है, यानी कि हम सोचते हैं कि एक मूवी को हिट बनाने का जो पूरा किरदार जाता है वो अभिनेता या अभिनेत्री को जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले उस मूवी की जो कथा होती है, उस कहानी जो लिखी होती है, उस पिक्चर की, उस फिल्म की जो कहानी लिखी हुई होती है, उसके बाद उसके जो निर्देशक होते हैं किस तरह से निर्देशन करते हैं, कोई डायरेक्टर होते हैं या फिल्मकार जो होते हैं, फिल्म में काम करने वाले जो कैमरामैन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आजकल आप देखते हैं, आधे से ज्यादा चीजें तो इफेक्ट से हो जाती हैं, कैमरा पर्सन सारी चीजें यहाँ पर कर देते हैं। और दूसरा कई स्टंट मैन भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ बोलती फिल्मों का नाम यहाँ पर आया, यानी कि अभी तक फिल्मों में सॉन्ग या गाने नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अब बोलना शुरू हो चुका है। तो अब फिल्म में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, सबसे पहले एक साउंड रिकॉर्डर जो आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, और एक तरह से जो नए टेक्नीशियन उनकी यहाँ पर जरूरत पड़ी। दूसरा, क्योंकि अब फिल्म में आवाज आने लगी है तो अब गायकों की भी या म्यूजिशियन की भी यहाँ पर जरूरत होने लगी। तो इससे पहले जितने भी उस समय पर जो भी फिल्में बनाई जाती थी वो अलग अलग रंगमंचों के पर आधारित जो नाटक हुआ करते थे उन्हीं पर बनाई जाती थी। तो उस समय ये जो आलम आरा थी ये पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी, और इस फिल्म में उस नाटक के अधिकतर गाने ज्यों के त्यों शामिल कर दिए थे, यानी कि क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी तो उस नाटक में जितने भी गाने थे वो ज्यों के त्यों इस फिल्म में डाल दिए गए थे, इस मूवी में डाल दिए गए थे। उस वक्त फिल्मों में संवाद लिखने के लिए लेखक लिखने के लिए अलग से संवाद लेखक, गीत लिखने के लिए अधिक गीतकार और मधुर संगीत देने के लिए संगीतकार नहीं होते थे। उस समय की जो मूवीज थी, उस समय की जो फिल्में थी, वहां पर जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि एक होता है कि एक व्यक्ति जिसने कहानी लिखी है, फिल्म की कहानी को लिखा है, जिसने म्यूजिक दिया है, जिसने गाना गाया है, जिसने गाना लिखा है, ये सारे लोग नहीं होते थे। तो जिस तरह का वो नाटक था बिल्कुल उसी तरह की उस फिल्म को बना दिया गया। और उस वक्त ना तो कोई संवाद लिखने वाला होता था, संवाद लिखना यानी कि डायलॉग्स को लिखना, एक तो कहानी लिख दी कि फिल्मों में ये होगा, पूरी फिल्म में ये होगा, फिल्म की जो कहानी है वो ये होगी। अब उसके बाद उसमें संवाद लेखक यानी कि एक
डायलॉग लिखने वाला कि किसने क्या बोलना है। आज से पहले तो ये जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि मूक फिल्में थी, लेकिन अब सवाक फिल्में थी तो अब डायलॉग्स की भी जरूरत पड़ी। साथ ही गीत लिखने के लिए गीतकार भी उस समय पर नहीं हुआ करते थे और मधुर संगीत देने के लिए म्यूजिशियन भी नहीं हुआ करते थे। इसीलिए अर्देशिर ने सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग करके कुछ अन्य लोगों के सहयोग से खुद ही अपनी फिल्म को संगीत दिया। जब आलम आरा अर्देशिर ने बनाई तो उन्होंने केवल 3 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जो नॉर्मली सभी लोग बजा लेते हैं, जैसे तबला, हारमोनियम और वायलिन। और उसी से उन्होंने कुछ लोगों की सहायता से अपनी फिल्म को खुद ही संगीत दिया, खुद ही म्यूजिक दिया। क्योंकि उस समय पर ना तो म्यूजिशियन हुआ करते थे, ना संगीतकार हुआ करते थे, ना गीतकार हुआ करते थे, ना डायलॉग राइटर हुआ करते थे, ना गीत लिखने वाले हुआ करते थे। इस वजह से आलम आरा फिल्म में संगीतकार या गीतकार में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है। यानी कि जब आलम आरा मूवी, उसमें कहीं पर भी, जैसे कि आज आप देखते हैं मूवी जब स्टार्ट होती है या मूवी जब एंड होती है तो हमेशा सब लोगों का नाम वहां पर दिया जाता है कि कहानी के लेखक कौन है, कहानी के मूवी में म्यूजिक किसने दिया है, म्यूजिक में साउंड किसने दिया है, म्यूजिक के कैमरा पर्सन कौन है, म्यूजिक के लाइट या डेकोरेटिंग पर्सन कौन है, या डायलॉग राइटर कौन है, या अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है, और सहायक कौन है, सबका नाम दिया जाता है। लेकिन जब आलम आरा मूवी रिलीज हुई तो उस समय उसमें गीतकार या संगीतकार का नाम नहीं लिखा गया था, क्योंकि ये सब काम अर्देशिर ईरानी जी द्वारा खुद ही किया गया था अपने आप। इस फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, इस फिल्म का जो पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, वो WM खान ने गाया था। WM खान ने गाया था। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, चैप्टर के एक एक शब्द को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए इजी हो जाएंगे। कि आलम आरा मूवी का जो पहला गाना था उसको किसने गाया था, तो WM खान ने गाया था, जो भारत के पहले पार्श्व गायक माने जाते हैं। उस समय आधुनिक रिकॉर्डिंग तकनीक्स न होने के कारण आलम आरा का संगीत डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय ये रिकॉर्डिंग वाली टेक्निक्स नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो क्या हुआ कि फिल्म को एक डिस्क के तौर पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, यानी कि वो गाने रिकॉर्ड नहीं किए जा सके, जिस कारण फिल्म की शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश में करनी पड़ती थी ताकि बाहरी शोर या आवाज ना सुनाई दे। जब रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग में से हम जो बैकग्राउंड की जो वॉइस होती है उसको हटा सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय पर ऐसी कोई टेक्निक्स उपलब्ध नहीं थी, ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, तो इसीलिए अब क्या किया गया कि रात में शूट किया गया। फिल्मों को अब रात में कृत्रिम प्रकाश में, देखिए एक लाइट का यहाँ पर बहुत मेन रोल हुआ तब से स्टार्ट, क्योंकि जब साउंड की जरूरत पड़ी, आवाज की जरूरत पड़ी, तो दिन के शोर में, दिन के कोलाहल में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, तो उसको रात में करना शुरू किया। अब वहां पर कृत्रिम प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ी, यानी कि एक और टेक्नीशियन की जरूरत यहाँ पर पड़ी, और इस तरह से इस फिल्म में नए फिल्म स्टारों और तकनीशियनों के लिए नई जमीन तैयार की। इस फिल्म ने अलग अलग तरह के जो फिल्म स्टार थे, अलग अलग तरह के जो टेक्नीशियन थे, उनके लिए एक नई जमीन तैयार की, यानी कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। जो लाइट से जुड़े हुए पर्सन थे, जो कैमरा पर्सन थे, जो वॉइस रिकॉर्डर थे, जो संगीतकार थे, जो गीतकार थे, जो अलग अलग स्टार जो मूवी के होते हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया काम के लिए। एक बहुत अच्छा एक लेवल हमारी मूवी का हो गया। साथ ही
अर्देशिर ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से भी अधिक मूक और लगभग 100 से भी अधिक सवाक फिल्में बनाई। अर्देशिर ईरानी जो थे उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में, यानी कि जिनमें आवाज नहीं होती, मूक फिल्में बनाई और 100 से अधिक सवाक फिल्में उन्होंने भारत के सिनेमा को दी। हिंदी और उर्दू के मिलन से बनी हिंदुस्तानी भाषा में बनी आलम आरा फिल्म का आकर्षण अरेबियन नाइट्स के जैसा ही था। जो हिंदी उर्दू, क्योंकि उस समय पर हमारा देश जो है, हमारे देश का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते थे, दोनों भाषाएं समान रूप से बोली जाती थी। तो उस समय पर हिंदी और उर्दू के मिलन से, हिंदी भी उस फिल्म में बोली गई थी और उर्दू भी बोली गई थी, उसको मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा में आलम आरा का जो आकर्षण था वो अरेबियन नाइट्स के जैसा था। अरेबियन नाइट्स जो हॉलीवुड मूवी थी उसके जैसा था। इस फिल्म की नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल थे, यानी कि इस फिल्म के जो हीरो थे वो विट्ठल थे और जो हीरोइन थी वो जुबैदा थी। विट्ठल उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले नायक थे। विट्ठल जो थे वो उस टाइम के सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना, तनख्वाह, पैसा। आपने देखा होगा आज के टाइम में भी कोई भी मूवी जो उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनके उनका जो एक तरह से मेहनताना होता है वो करोड़ों में होता है। एक मूवी में वो 4 से 5 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए लेते हैं। तो उस समय पर विट्ठल जो थे वो सबसे अधिक मेहनताना पाने वाले, पारिश्रमिक पाने वाले नायक थे। लेखक कहते हैं कि विट्ठल को पहले इस फिल्म के नायक के रूप में चुना गया। पहले विट्ठल को चुना गया इस फिल्म के नायक के तौर पर, लेकिन फिर उर्दू ढंग से ना बोल पाने के कारण बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया। पहले जब उनको चूज किया गया तो उन्होंने देखा कि वो उर्दू ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह पर कलाकार महबूब को फिल्म का नायक बना दिया। विट्ठल को हटाकर कलाकार जो महबूब थे उनको आलम आरा का नायक बनाया। फिल्म से हट जाने से नाराज विट्ठल ने वकील मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी कि मुझे बिना किसी एक होता है ना कि जब आप किसी को किसी चीज से, किसी जगह से हटाते हैं तो आपको एक प्रॉपर रीजन देना होता है। तो बिना किसी ऐसे रीजन के उनको जब मूवी से हटा दिया तो उन्होंने अपने कैमरा पर्सन अपने वकील के माध्यम से, मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से उन्होंने जो फिल्म के यहाँ पर फिल्मकार थे अर्देशिर ईरानी पर मुकदमा कर दिया और बाद में विट्ठल मुकदमा गए और बाद में विट्ठल ही मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। यानी विट्ठल ने मुकदमा जीता और वही भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के नायक बने, अभिनेता बने। आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यानी कि पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी अभिनेताओं ने काम किया जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बने। यानी कि आज भी कपूर कहते हैं ना, कपूर फिल्म के जितने भी नायक नायिकाएं ज्यादातर कपूर खानदान के हैं। तो ये बहुत सारे जो लोग थे, जो अभिनेता थे, वो बाद में भारतीय सिनेमा जगत के प्रमुख स्तंभ बन गए। यानी कि उन्होंने उन पर ही पूरा ये सिनेमा जगत जो है टिका। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। पहली बार देखिए, तब इतने ज्यादा सिनेमा घर भी नहीं हुआ करते थे, तो मुंबई का
जो मैजेस्टिक सिनेमा घर है वहां पर प्रदर्शित हुई सबसे पहले आलम आरा। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। जो मूवी थी वो लगभग 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने तक हाउसफुल थी, क्योंकि वो पहली सवाक फिल्म थी और कई लोग जो है उसको देखना चाहते थे। हालांकि समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। जो समीक्षक होते हैं, आपने देखा होगा ना, जब मूवी रिलीज होती है तो आजकल यूट्यूब पे या और जगह भी बहुत सारे इस तरह से समीक्षा करते हैं, यानी कि एक तरह से कंपेयर करते हैं कैसी थी मूवी, क्या ठीक था, क्या अच्छा था, क्या नहीं था, क्या बेकार था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, तो अपनी अपनी राय रखते हैं। तो इसी तरह से वैसे तो मूवी लगभग 2 महीने तक हाउसफुल चली, लेकिन जो समीक्षक थे उन्होंने इसे भड़कीली फैंटेसी करार दिया, और मगर दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। इस फिल्म की रील 10,000 फुट लंबी थी। पहले जो मूवीज बनती थी वो कैसे बनती थी, आपने देखा होगा, जो कैमरे होते थे उनके अंदर रील होती थी। उसको जब कैमरा फोटो जब खींचा जाता था उससे नेगेटिव निकाल कर आपको दिया, आप दुकानदार को देते थे, फिर वो आपकी फोटो बनाकर वहां पर आपको देता था। तो इस तरह की रील्स हुआ करती थी। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है, और इसके बाहर ये देख सकते हैं आप, ये रील इस तरह की है और इसी से मूवी चलती थी। तो इस फिल्म की जो रील थी वो लगभग 10,000 फीट लंबी थी, जिसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से बनाया गया था। इसके बाद पौराणिक कथाओं, इसके बाद फिर बहुत सारी क्योंकि जब ये फिल्म बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसने दिया, बहुत अच्छा काम इस फिल्म ने किया, तो अब इसके बाद पौराणिक कथाएं, यानी कि जो पुरानी कथाएं हैं हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित, तो उन पौराणिक कथाओं पर, पारसी रंगमंच के नाटकों पर, अरबी प्रेम कथाओं पर अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ। इसके अलावा कई सामाजिक फिल्में भी बनी। खुदा की शान उनमें से एक थी, जिसका मुख्य पात्र महात्मा गांधी जैसा लगता था। यानी कि एक तरह से जो मूवी थी ये सामाजिक फिल्म थी, समाज से संबंधित फिल्म थी, और इस मूवी का जो मेन एक्टर था वो महात्मा गांधी जैसा प्रतीत होता था, यानी कि कुछ इस तरह का दिखाने की कोशिश उनको की गई थी। निर्माता निर्देशक अर्देशिर स्वभाव से बहुत विनम्र थे। उन्हें आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर 1956 में भारतीय सवाक फिल्मों का पिता के नाम से सम्मानित किया गया। देखिए बिल्कुल, अब ये हमेशा के लिए आप याद रखिए कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है अर्देशिर एम ईरानी जी। उनको जब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हो चुके थे तो उस समय उनको ये सम्मान दिया गया। उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे, वो बहुत ही ज्यादा विनम्र थे, स्वभाव से बहुत ही ज्यादा विनम्र थे, तो जब उन्हें ये सम्मान दिया गया तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। क्योंकि हर देश के नागरिक का देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होता है, वो अपने अपने तरीके से देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो एम ईरानी जी ने जब उनको इस तरह का अवार्ड दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने अपने देश के लिए अपने हिस्से का एक जरूरी योगदान दिया है, अपने देश की प्रगति में, अपने देश के विकास में। लेखक कहते हैं अब मूक फिल्मों के पहलवान जैसे दिखने वाले स्टंट और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं की जगह पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत महसूस हुई। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि पहले क्या था, ना तो कोई कहानी थी, ना कोई डायलॉग्स याद करने थे, ना कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि डायलॉग्स याद करने पड़ते थे, कहानी लिखनी होती थी, तो अब
केवल जो पहले की जो मूक फिल्में थी उसमें केवल ऐसे पहलवान जैसे दिखने वाले लोगों को या कुछ अनोखे कुछ अटपटांग लोग जिससे कि लोगों को हंसी आए, लोगों को मजा आए, कुछ इस तरह के लोग या केवल स्टंट और उछल कूद करने वाले लोगों की जगह अब पढ़े लिखे अभिनेताओं की जरूरत होने लगी, क्योंकि अभिनय के साथ साथ अब उनको संवाद भी बोलने थे। अब उनको केवल एक्टिंग नहीं करनी थी, अब उनको अपने डायलॉग्स भी बोलने थे। तो डायलॉग्स बोलने के लिए पढ़ना तो आना चाहिए, पढ़ना आएगा तभी तो डायलॉग्स याद किए जाएंगे। तो इसीलिए अब पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत महसूस होने लगी। अब गायकों को भी सम्मान दिया जाने लगा, यहीं से गायकों को सम्मान मिलने लगा, म्यूजिक को एक लेवल मिला। तो और जो क्योंकि जो गायक थे, अब कंपटीशन शुरू हो गया। अब लोगों के अंदर अच्छा बनने की एक चाह शुरू हो गई कि उससे अच्छा उससे अच्छा उससे अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ज्यादातर फिल्में आम लोगों के जीवन से जुड़ी और साधारण बोलचाल की भाषा में बनने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब अभिनेता अभिनेत्री पढ़े लिखे हो गए, सारे डायलॉग्स वो याद करने लगे, और जो संगीतकार है उनको सम्मान मिलने लगा, जो म्यूजिशियन है उनको सम्मान मिलने लगा। तो अब जो मूवीज बनती थी वो साधारण बोलचाल की भाषा में ही बनने लगी, यानी कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज उसमें नहीं थी। जो भारत में साधारणतः बोली जाती है भाषा, उनमें बनने लगी, जिस कारण लोग फिल्मों से जुड़ाव महसूस करने लगे। जिस कारण लोग फिल्मों से जुड़ाव महसूस करने लगे, उन्हें लगने लगा कि ये जो फिल्में हैं ये हमें हमसे जुड़ी हुई है। और अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का जो असर था वो भी दर्शकों पर पड़ने लगा। जैसे माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल महिलाओं में खूब लोकप्रिय था। यानी कि होता है ना कि जो आपका, जब आपको फिल्म अच्छी लगती है तो उसके अभिनेता का काम आपको अच्छा लगता है, अभिनेत्री का काम आपको अच्छा लगता है, तो आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब सलमान खान की तेरे नाम मूवी आई थी तो उनका जो हेयर स्टाइल था वो काफी समय तक, इवन आप लोग आज भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो हेयर स्टाइल जरूर मिल जाएगा देखने को, इस तरह से बीच की मांग निकालकर बालों को दोनों तरफ करने का। तो ये अभिनेता अभिनेत्रियों की को कॉपी करने का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू होने लगा कि जो अब लोग फिल्मों की लोकप्रियता लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि जो उनके दर्शक थे उन पर जो अभिनेता अभिनेत्रियों की हेयर स्टाइल हो, ड्रेसिंग सेंस हो, या उनके बोलने का उनके चलने का स्टाइल अब लोग कॉपी करने लगे। तो इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर में हमने काफी कुछ अभी तक पढ़ लिया है फिल्म आलम आरा के बारे में या बोलती सवाक फिल्मों के बारे में। तो चैप्टर अभी हमारा शेष है जिसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को घर पर रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।